छात्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से मैं डॉक्टर आलोक जैन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत जियोमॉर्फिक रीजन अर्थात भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसी के तहत हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन कर लिया था और इसके बाद हमने विशाल मैदानों का अध्ययन शुरू किया था। विशाल मैदानों के अंतर्गत हमने इसका विभाजन देखा था जिसके अलग अलग आधार थे। इस विभाजन के अंतर्गत हमने धरातलीय ढाल और मिट्टियों की विशेषता के आधार पर कुल 7 भागों में इन मैदानों को बांटा था, जैसे बांगर, खादर, भाबर, तराई, रेह, कल्लर, भूर और डेल्टा। अब हम विशाल मैदानों को प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर विभाजन करेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम धरातल की विशेषताओं के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। भारत के उत्तर में स्थित इन विशाल मैदानों को उनकी धरातली विशेषताओं के आधार पर निम्न उपभागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, इन दोनों पर हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले हम शुरू करते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। हालांकि इस पर हम विस्तृत चर्चा पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, केवल मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब हरियाणा मैदानों को हम सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। सतलज, व्यास और रावी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। विस्तार इनका 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और लंबाई चौड़ाई 640 किलोमीटर और 300 किलोमीटर है। यहाँ जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं और नदियों के किनारे स्थित हैं वे बेट कहलाते हैं। इसके अलावा इन मैदानों में दोआब पाए जाते हैं। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच स्थित भूभाग, जिसे दोआब कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा के मैदान दोआब से युक्त हैं। कौन कौन से दोआब हैं? बिस्त दोआब, जो कि व्यास और सतलज नदियों के बीच स्थित हैं। बारी दोआब व्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है। रेचना दोआब चेनाब और रावी, चास दोआब चेनाब और झेलम तथा सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के बीच स्थित भूभाग हैं। पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले बांगर क्षेत्र हैं वे बेडलैंड या अनुर्वर भूमि कहलाते हैं। यहाँ पर्वतपदी मैदानों में नदी के कटाव से बने गड्ढे चोस कहलाते हैं, जो पंजाब के होशियारपुर जिलों में अधिक हैं। पंजाब के मैदानों का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है। बिस्त और बारी दोआब भारत में, जबकि बाकी के तीनों दोआब पाकिस्तान में हैं। राजस्थान का मैदान अगला आपका मैदानी भाग या प्रादेशिक विभाग है, जो पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। उत्तर में इसका विस्तार पंजाब के मैदान और दक्षिण में गुजरात के मैदानों तक है। राजस्थान के मैदान को हम राजस्थान बांगर और मरुस्थली इन 2 भागों में बांट सकते हैं और इन दोनों भागों का विभाजन भी वर्षा रेखा के आधार पर किया गया है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। मरुस्थली की बात करें तो ये मारवाड़ का मैदान कहलाता है, जहाँ पर रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर बालू का स्तूप भी मिलते हैं। इस शुष्क भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पहाड़ियों से घिरी हुई अभिकेंद्रीय अपवाह वाले गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, और ऐसे गड्ढों को जिनमें पानी भर जाता है वे बालसन कहलाती हैं। सांबर झील इसी प्रकार की बालसन का एक उदाहरण है। सांबर झील के अलावा मरुस्थली प्रदेश में डिडवाना,
कुचामन, लूणकरणसर और डेगाना झीलें स्थित हैं। राजस्थान के मैदान के दूसरे भाग में हम राजस्थान बांगर, जो कि उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है, और वहाँ पर लूनी एक मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रन की ओर जाती है। इन भागों में रेतीले टीलों की कमी है और कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारतीय मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र रेगिस्तानी भाग है। अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रेतीले टिब्बों से ढका हुआ रेतीला भाग थार का मरुस्थल है। यह राजस्थान में अधिक फैला हुआ है और विश्व का ऐसा रेगिस्तान है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मरुस्थल का कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों में भी विस्तृत है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग को कच्छ का रन कहा जाता है, जो श्वेत मरुस्थल या लवणीय दलदल के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग की नदियाँ मौसमी हैं, अपवाह प्रतिरूप अंतःस्थलीय प्रकार का है और लूनी यहाँ की प्रमुख मौसमी नदी है। रेतीले टीले, बरखान आदि वायु से बनी स्थलाकृतियाँ भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं हैं। इन विशाल मैदानों का एक मैप मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण में स्थित ये मैदान है। यहाँ पर नंबर से आपको बता रखा है। सबसे पहले राजस्थान का मैदान, उसके बाद पंजाब का मैदान, फिर गंगा के मैदान के तीनों भाग, ऊपरी, मध्य और निचली गंगा, और अंत में असम घाटी में ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का जो मैदान है, इस गंगा के मैदान को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, जिसके 2 उपभाग हैं, रुहेलखंड और अवध। दूसरा मध्य गंगा का मैदान, जिसे भी पूर्वी यूपी और बिहार के मैदानों में बांट सकते हैं। सारण, मगध और मिथिला के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। निचली गंगा के मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल में मिलता है। गंगा का जो मैदान है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों तक फैला हुआ है, और इन मैदानों की मुख्य नदी गंगा नदी और सहायक नदियों द्वारा बने ये मैदान ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा के मैदानी भागों में विभाजित हैं। हिमालय से आने वाली गंगा और सहायक नदियाँ जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियों ने इसे अपने द्वारा लाए गए मिट्टियों से निर्मित किया है, मलबे से निर्मित किया है। इन मैदानों का ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी लाकर बिछा देती है और इसे उपजाऊ बनाती हैं। ये नदियाँ बरसात में बाढ़ लाने में भी सहायक है। मैदान का जो पहला भाग है, जिसे हम ऊपरी गंगा का मैदान भी कहते हैं, इस मैदान के उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में पठार और पश्चिम में यमुना नदी की सीमा है। ये गंगा का ऊपरी भाग है। इसका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार मिलता है। इन मैदानों का निर्माण गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा नदियों ने किया है। इस मैदानी भाग में रुहेलखंड और अवध 2 इसके उपविभाग हैं। इन 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। अब नेक्स्ट है आपका मध्य गंगा का मैदान, जो कि पूर्वी यूपी और बिहार राज्यों में फैला है। लंबाई 600 किलोमीटर और चौड़ाई 330 किलोमीटर है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपद अर्थात हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश, जो हिमालय का निचला भाग है। इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय प्रदेश का किनारे वाला क्षेत्र है। ये निचले मैदानी भाग हैं जिनमें घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
ये नदियाँ अपना मार्ग बदलकर बाढ़ का खतरा उत्पन्न करती रहती हैं। इसी वजह से यहाँ की जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और उसी वजह से जब इसका जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बाढ़ उत्पन्न हो जाती है और ऐसी विपदा बिहार में यदा कदा आती रहती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। मार्ग परिवर्तन ही इसका सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में यह क्षेत्र खादर भूमि वाला अत्यंत ही उपजाऊ मैदानी भाग है। मध्य गंगा का जो मैदान है वो पूरे मैदानों की तुलना में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो विसर्प के रूप में बहती हैं और गोखुर झीलें यहाँ पाई जाती हैं। अब गंगा के मैदान का जो सबसे निचला भाग है, जिसे हम निम्न गंगा का मैदान कहते हैं, यह बंगाल का मैदान इसमें शामिल है। इस मैदान में पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग सम्मिलित है। यह हिमालय की तलहटी से लेकर, अर्थात हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो निचला भाग है वहाँ से लेकर के गंगा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। यहाँ तीस्ता और टोरसा प्रमुख नदियाँ सिंचाई में सहायक हैं। इन मैदानों का तराई क्षेत्र द्वार कहलाता है, जो पर्वतपदीय प्रदेश है। इसमें दलदल क्षेत्र का भी विस्तार है। पश्चिम बंगाल में निचले भाग जल से भरे हुए गर्त हैं, जिन्हें बील के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ बील पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह विशाल मैदानों का सुदूर पूर्वी भाग है, जिसे ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों ने बनाया है। इसे ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान भी कहा जाता है। इन मैदानों का ढाल दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ये मैदान असम में है। इसके उत्तर में हिमालय पहाड़ियाँ, पूर्व में पटकाई बूम और दक्षिण में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान के पश्चिम में भारत बांग्लादेश की सीमा है। पश्चिम में घुघरी से लेकर पूर्व में सदिया तक यह 800 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान में ढाल प्रवणता कम है और इस वजह से यहाँ अनेक नदी द्वीप बन गए हैं। इसी प्रकार का एक द्वीप यहाँ पाया जाता है, जिसे मौजूली द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी भाग में नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। यहाँ तराई क्षेत्र में दलदल पाए जाते हैं और कम ढाल होने की वजह से नदी विसर्पों का निर्माण भी हो जाता है। ये तो थे हिमालय के प्रादेशिक आधार पर विभाजन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो मैदान है ये किस तरह से उपयोगी हैं या इनका सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदानों का आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम निम्न अनुसार दर्शा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि भारत के मैदानी भागों में देश की आधी जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि जब भी कोई मानव आवास बनाते हैं तो सबसे पहले जल की सुविधा देखी जाती है और नदियों के किनारे ही अधिकांश सभ्यताओं का निर्माण भी हुआ है। इसलिए मैदानी भाग हर तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होते हैं। हर तरह का विकास आसानी से किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक रहता है। दूसरी विशेषता या महत्व हम बता सकते हैं कि ये मैदान समतल हैं, चौरस हैं और भारत की कृषि संपत्ति यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खाद्यान्नों का भंडार है, या ये भी कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी हैं। ये मैदान हिमालय से निकली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से बने हैं, इसीलिए ये अत्यधिक उपजाऊ और उर्वरक हैं और प्रतिवर्ष नदियाँ बहकर के इन मैदानों में नवीन मिट्टी की परत जमाती रहती हैं।
भारत के खाद्यान्न भंडार हैं, अर्थात यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं उनकी विशेषताएं साल भर प्रवाहित होना, अर्थात गर्मियों में भी इनमें पानी का बहाव बना रहता है, सूखती नहीं है, और इसीलिए इन नदियों से सिंचाई और पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। अगली विशेषता बताएंगे कि इन मैदानों का ढाल बहुत कम है और कम ढाल की वजह से ये नदियाँ परिवहन हेतु उपयुक्त मानी जाती हैं। अगली विशेषता हम बताएंगे कि ये नदियाँ कई स्थानों पर जलप्रपात बनाती हैं और जहाँ जलप्रपात बनाती हैं वहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो जल विद्युत की दृष्टि से भी इनका महत्व है। मिट्टियों के से बर्तन और ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ जो कंकड़ पाए जाते हैं उनका उपयोग चूना और सीमेंट बनाने में और सड़क बनाने में भी किया जाता है। समतल होने के कारण परिवहन मार्ग बनाने के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, इसीलिए ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर परिवहन का जाल है, खासकर रेल और सड़क परिवहन का जाल मिलता है। नदियों का साल भर बहना और साथ ही पर्याप्त वर्षा, समतल मैदान, इन विशेषताओं के कारण यहाँ पर भूमिगत जल स्तर भी काफ़ी उत्तम है। आसानी से आप कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई और पेयजल हेतु जल प्राप्त कर सकते हैं। ये मैदान सभ्यता और तीर्थ स्थल की जन्मभूमि है, अर्थात कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल इन्हीं मैदानों में पाए जाते हैं। नदियों के किनारों पर ही बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन नदियों का महत्व है, इन्हें पवित्र माना जाता है और कई तरह की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर सारांश में हम बता सकते हैं कि उपजाऊपन, सिंचाई, कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन और सभ्यता, इनकी दृष्टि से ये मैदान महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार उत्तर के विशाल मैदानों को भारत की आत्मा भी कहा गया है। यह देश का सबसे सघन और उन्नत बसा हुआ प्रदेश है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। तो छात्रों, ये था आपका विशाल मैदान और उसका प्रादेशिक विभाजन। अगले टॉपिक में हम भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।